अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शान अहमद और आपको देसी फिजिक्स में बहुत खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं वायरलेस पावर ट्रांसमिशन पे कि हम किस तरह से अपनी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पावर को वायर के बगैर, कॉपर वायर्स को यूज़ किए बगैर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं या मुंतकिल कर सकते हैं। और आज की दुनिया में ये टॉपिक जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। इसकी वजह यह है कि जितने भी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, जिनमें सोलर पावर और विंड पावर और समंदर की लहरों से एनर्जी जनरेट करने के जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो मेन हर्डल है वो आमतौर पर उस पावर के जनरेट होने के बाद उसको मेन ग्रिड से कंबाइन करना या यूजर्स तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसमिशन है उस पर आने वाले अखराजात हैं। और अक्सर औकात ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो है वो मंसूबे की या उस प्रोजेक्ट की जो टोटल कास्ट है उसमें आधे से ज़्यादा कास्ट जो है वो ट्रांसमिशन के अखराजात हैं। तो इस तरह के मसाइल का हल हमारे पास ये है कि हम वायर्स के बगैर वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का कोई निज़ाम बना लें। अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो सबसे पहले लेजेंडरी साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने 1901 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका मकसद इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक पावर को दूर के फासलों तक बगैर वायर के ट्रांसमिट करना था। और ये 1901 की बात है, उस वक्त की बात है जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो है वो अभी नहीं आया था और निकोला टेस्ला का ये आइडिया जो है वो ख्वाबों की दुनिया का लगता था। बदकिस्मती से उस वक्त की साइंस को और मटेरियल्स का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला जो है तार के बगैर एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा फासले तक इसको कन्वर्ट करने या मुंतकिल करने में कामयाब नहीं रहे थे। लेकिन आज मौजूदा दौर में दुनिया में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है कि वायर्स के बगैर इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल किया जाए। आज ये टेक्नोलॉजी छोटे पैमाने पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आपने वायरलेस चार्जेस के बारे में अक्सर औकात सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, जो कि हमारे नेशनल ग्रिड के मुतबादल के तौर पे काम कर सके। तो इसी तरह की लार्जर स्केल पे इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरी जगह वायरलेसली मुंतकिल करने की टेक्नोलॉजी पे न्यूजीलैंड का एक स्टार्टअप एमरोड काम कर रहा है। और ये एमरोड कंपनी और इसके सीईओ ग्रेग कुशनर जो हैं वो न्यूजीलैंड की दूसरी बड़ी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पावरको को अपने आइडिया से मुतासर कर चुके हैं और पावरको ने इनके प्रोजेक्ट को फंडिंग करने का फैसला किया है। और तजर्बाती फेजेस के बाद पावरको इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनने जा रही है। एमरोड का इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का या मुंतकिल करने की जो टेक्नोलॉजी है या जो साइंस है वो यही है कि अल्टरनेटिंग करंट्स को पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंज किया जाए और उन वेव्स को किसी रिसीवर तक पहुंचाया जाए और वो रिसीवर उन वेव्स को दोबारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। और इसका प्रिंसिपल वही है जो आम छोटे पैमाने पर वायरलेस चार्जेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पहले माइक्रोवेव्स, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी वेवलेंथ जो है वो माइक्रोमीटर रेंज में है, उन वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। और फिर हमारे मोबाइल के पास मौजूद एक रिसीवर जो है या रिसीविंग एंटीना जो है वो उन माइक्रोवेव्स को कैप्चर करके वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ वाट्स, किलोवाट्स या मेगावाट्स में एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में। और अगर हम किलोवाट्स इलेक्ट्रिक पावर को माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये बहुत इंटेंस क्वांटिटी की माइक्रोवेव्स जनरेट करना पड़ेंगी। और ये माइक्रोवेव्स हमारे इंसानों के लिए, जानवरों के लिए और हमारे इर्द गिर्द मौजूद दूसरे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो हैं उनके लिए तबाहकुन हो सकते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट में एनर्जी अगर फिजा में होगी तो हम उसमें जिंदा रहने के लिए सर्वाइव जो है वो नहीं कर सकेंगे। ये माइक्रोवेव जो है इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज वही है जो हम डेली लाइफ में वाईफाई के लिए या मोबाइल सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वाईफाई या मोबाइल सिग्नल्स में इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि ये डायरेक्टली हमें इफेक्ट करने के काबिल नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ वाट्स एनर्जी को वायरलेसली या इस तरह की माइक्रोवेव रेडिएशंस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में। और अगर हम इतनी बड़ी मिकदार में एनर्जी को यूं ही फिजा में खुला छोड़ दें तो हमारी फिजा एक जीता जागता माइक्रोवेव ओवन बन सकती है। तो इस तरह इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में जो बड़ा चैलेंज है वो सेफ्टी है। लेकिन ये न्यूजीलैंड बेस्ड स्टार्टअप एमरोड ने इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का एक सेफ तरीका ढूंढ लिया है। इस तरीकाकार में क्या किया जाएगा कि जब इस इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक पावर को वेव्स में, माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट किया जाएगा तो उनको फिजा में ऐसे ही खुली नहीं छोड़ दिया जाएगा। जिस तरह हम कन्वेंशनल तरीके से मोबाइल सिग्नल्स के टावर जो हैं
वो सिग्नल्स को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फिजा में खुला छोड़ देते हैं और इर्द गिर्द के इलाके में मौजूद तमाम मोबाइल उसको रिसीव कर सकते हैं। इस केस में ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसमें माइक्रोवेव्स को एक कॉलीमेटेड बीम की तरह, एक स्क्वायर की शेप की बीम की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटीना से, जहां से वो माइक्रोवेव्स जनरेट हो रही हैं, उससे रिसीवर की तरफ डायरेक्ट किया जाएगा और वो तमाम डायरेक्शंस में नहीं फैलेंगी, बल्कि सिर्फ उस रिसीवर की तरफ जाएंगी। और इन माइक्रोवेव्स को जनरेट करने वाला एंटीना भी स्क्वायर शेप का होगा और इनको रिसीव करने वाला एंटीना, जिसको रेक्टीना कहा गया है, रेक्टिफाइंग एंटीना कहा गया है, जो कि एक्चुअली इन माइक्रोवेव्स को रिसीव करके उनको वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा, वो एंटीना भी स्क्वायर शेप का होगा। और एक स्क्वायर शेप के एंटीना से स्क्वायर शेप में ही इंटेंस माइक्रोवेव्स के सिग्नल जनरेट किए जाएंगे, तो सीधा अपने एंटीना की तरफ जाएंगे और वो एंटीना इनको रिसीव करके वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा। और पॉसिबली व्हाट आई गेस कि ये सिग्नल जो है वो लेजर्स की मदद से डायरेक्ट किया जाएगा अपने एंटीना से रेक्टीना की तरफ, यानी रिसीविंग एंटीना की तरफ। और इसके साथ एक एडिशनल सेफ्टी का जो मेजर है वो भी किया गया है, और इस सेफ्टी मेजर को लो एनर्जी लेजर कर्टन का नाम दिया गया है। यानी इस बीम के चारों तरफ में लो एनर्जी लेजर्स मौजूद होंगे। वो लेजर्स क्या काम करेंगे कि जब भी कोई परिंदा या छोटा ड्रोन या हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ते हुए उस बीम के सामने आएंगे तो वो पहले उस लेजर से टकराएंगे और वो लेजर डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली सिस्टम को या ग्रिड को ऑफ कर देगा। और जब तक वो परिंदा या वो हेलीकॉप्टर या वो ड्रोन जो है वो उस बीम के सामने से गुजर नहीं जाता, तब तक वो बीम जो है वो ऑफ रहेगी। इन माइक्रोवेव्स को जनरेट करने वाले एंटीनास और इनको रिसीव करने वाले रेक्टीनास जो हैं वो बुलंद टावर्स के ऊपर रखे जाएंगे, यानी ज़मीन के करीब जो हम इंसान या दूसरी मखलूक़ात रह रही हैं ये उनको जो है वो मुतासिर ना करे। इस सिस्टम में इन दो एंटीनास के साथ साथ एक एडिशनल कंपोनेंट रिलेज भी इस्तेमाल किए जाएंगे। इसको समझने के लिए आप जरा ऑप्टिकल फाइबर्स पे हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स में सिग्नल को सैकड़ों किलोमीटर्स के फासले तक जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है और उसमें एक साइड से जब सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है तो वो सिग्नल चंद किलोमीटर्स के बाद वीक हो जाता है और दरमियान में हमें ऐसे एम्पलीफायर अप्लाई करना पड़ते हैं जो उसी सिग्नल को कैच करते हैं और उसको दोबारा एम्पलीफाई करके फाइबर में आगे भेज देते हैं। तो इसी तरह से इस वायरलेस पावर ट्रांसमिशन में भी जब माइक्रोवेव जो है वो अपनी इंटेंसिटी खो देंगी, लूज कर देंगी, क्योंकि अब वो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते करते चंद किलोमीटर्स के बाद उनकी जो इंटेंसिटी है या एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो दरमियान में रिलेज होंगे जो उनको कैप्चर करके दोबारा एम्पलीफाई करके आगे फर्दर जो है वो एंटीना तक भेज देंगे। और इन रिलेज का एक एडिशनल फ़ायदा ये होगा ऊपर जहाँ पे मोड वगैरह हो या डायरेक्टली वो जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है और रेक्टीना है वो एक दूसरे के सामने नहीं है, तो दरमियान में हम उस रिले को यूज़ करके इन माइक्रोवेव्स की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसी तरह की सिमिलर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो निकोला टेस्ला के बाद तकरीबन 120 साल हो चुके हैं निकोला टेस्ला को ये तजर्बा किए, तब से ही जो है वो इनके तजर्बात हो रहे हैं। और 1975 में जापान में भी इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया गया या इसी तरह का एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें मसाइल ये है कि ये सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा लेस एफिशिएंट है। इस सिस्टम में मौजूद तमाम कंपोनेंट्स जो हैं जहाँ से हम उस इलेक्ट्रिसिटी को माइक्रोवेव्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और माइक्रोवेव्स दोबारा जो है वो रिसीविंग एंटीना में जाके दोबारा इलेक्ट्रिसिटी में आ रही है, इन तमाम सिस्टम में जो है वो एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा थे और इस सिस्टम की एफिशिएंसी बहुत कम थी। जापान में 1975 में 1975 में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके मुताबिक लो एनर्जी पे तो 85% एफिशिएंसी अचीव की गई, लेकिन जो ही हम ज़्यादा बड़ी मिकदार में इस प्रोसेस को करने की कोशिश करते थे तो एफिशिएंसी बहुत हद तक गिर जाती थी। अब एमरोड के इस प्रोजेक्ट में इसके सीईओ ग्रेग कुशनर के मुताबिक सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो 70% होगी, जो कि जाहिर बात है हमारी जो कॉपर वायर्स हैं उनके मुकाबले में कम है। लेकिन इस सिस्टम के एडिशनल बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आमतौर पर विंड एनर्जी और सोलर पावर एनर्जी जो है वो रिमोट एरियाज़ में पहाड़ों वगैरह में उनको अचीव करना या हार्वेस्ट करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन वहाँ से उसको ट्रांसमिट करना, ऐसे एरियाज़ में नई ट्रांसमिशन बिछाना बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पे हिली एरियाज़ हों या जहाँ पे दूसरी रवायती ट्रांसमिशन लाइन्स को बिछाना जो है वो मुश्किल हो, वहाँ पे हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये टेक्नोलॉजी नियर फ्यूचर में हमारे नेशनल ग्रिड को रिप्लेस करने नहीं जा रही, लेकिन जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस दुनिया में, उसको कामयाबी से अचीव करना या उससे फ़ायदा उठाना जो है वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा।
उम्मीद है आपको ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपके जहन में इस टॉपिक के मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।